गुड मॉर्निंग बच्चों. दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 फॉर chapter biomolecules. Okay, so in this section I am going to explain certain competitive aspects regarding the amino acid. ठीक है ना. इन प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटेड अमीनो एसिड, बट यहाँ पे हम कंपटीशन के रिगार्डिंग कुछ पार्ट्स कंप्लीट करेंगे जो बेसिकली क्वेश्चंस में पूछे जाते. ठीक है, तो देखिए प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन. ठीक है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन ऐसे अमीनो एसिड है जिनको एग्जैक्टली हम अमीनो एसिड ना बोल के क्या बोलेंगे, इम्यूनो एसिड बोलेंगे. अब क्या है ये इम्यूनो एसिड? देखो पहले भी आपको करवाया था मैंने कि देखो अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, ठीक है, लेकिन इम्यूनो ग्रुप होता है NH ग्रुप. तो देखो प्रोलीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यहाँ पे प्रोलीन का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे NH2 की बजाय जो रिंग है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच हो गई और जो ग्रुप है वो NH2 ना बन के क्या बन गया, NH ग्रुप बन गया. ठीक है ना. तो अब ये इम्यूनो ग्रुप बन गया, ना कि अमीनो ग्रुप. आई बात समझ में? ठीक है. इसी तरीके से हाइड्रोक्सी प्रोलीन की बात की जाए तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन बस कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसी का डेरिवेटिव है. यहाँ पे वहीं से NH, यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 इधर, और यहाँ पे CH आएगा CH2 की बजाय और इस पे OH ग्रुप लग जाएगा, हाइड्रोक्सी. ठीक है, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सी प्रोलीन. हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन गया. ठीक है ना. आगे बात समझ में. तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो या प्रोलीन हो डायरेक्टली, ठीक है, इसमें जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप ना होगी इम्यूनो ग्रुप होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, जितने भी अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनाते हैं, बेसिकली 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन के बनाने में रोल प्ले करते हैं. ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, हम उन्हें प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कहेंगे या फिर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहेंगे. आगे बात समझ में. ठीक है ना. और बेसिकली वो क्या होते हैं, L आइसोमर होते हैं. ठीक है ना, लेबोरेटरी आइसोमर्स होते हैं. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ डी आइसोमर्स भी मिलते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन नहीं बनाते, विच नेवर फॉर्म प्रोटीन. प्रोटीन नहीं बनाएंगे, डी आइसोमर कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन फिर भी आपको ऐसे एग्जांपल पता होने चाहिए जो डी आइसोमर बनाते हैं, मतलब जो डी आइसोमेरिक फॉर्म में है और प्रोटीन नहीं बनाते. क्लियर? ठीक है. तो देखिए एग्जाम्पल गाबा है, गाबा गामा एसिड, गामा अमीनो ब्यूटाइलिक एसिड. ठीक है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. ऑर्निथिन है, ये यूरिया साइकिल के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है. गाबा अगेन रिपीट हो गया. सिट्रोलिन हो गया. ठीक है, तो ये क्या है, गाबा, ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, ये डी आइसोमर वाले अमीनो एसिड हैं जो कभी भी प्रोटीन नहीं बनाते बट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. इनका अपना अलग रोल है फिजियोलॉजिकल. ठीक है. अब जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताओ, तो आंसर क्या दोगे, मिथोनिन एंड सिस्टीन. ठीक है. इसी तरीके से पूछ लिया जाए ऐसे अमीनो एसिड बताओ जिस जो एल्कोहलिक है, यानी जिसमें OH ग्रुप है. तो देखो OH ग्रुप किस किस में मिलता है, एक तो सीरीन के अंदर. सीरीन में आपने याद रखो कि मिथाइल के ऊपर क्या लगा हुआ था, OH ग्रुप लगा हुआ था. हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप था ना सीरीन के अंदर, हमने डायग्राम किया था. एक थ्रियोनिन है, यहाँ पे भी क्या होता है, OH ग्रुप. तो एल्कोहलिक अमीनो एसिड में सीरीन एंड थ्रियोनिन आपने याद रखना है. ठीक है. हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब देखो साइक्लिक तो क्या है, जैसे ये साइक्लिक है, ठीक है, ये साइक्लिक है, बट इस साइकिल के अंदर अगर मेन साइकिल का जो मेन कार्बन के कंटेंट्स है उसमें अगर नाइट्रोजन भी है, रिंग में नाइट्रोजन भी अवेलेबल है. ठीक है, तो ऐसी पर्टिकुलर साइक्लिक रिंग को क्या कहा जाता है, हेट्रोसाइक्लिक. ठीक है. एक तो देखो नॉर्मल कार्बन की और हाइड्रोजन की रिंग है, वो तो नॉर्मल साइक्लिक रिंग होगी, लेकिन अगर उसमें बाई चांस क्या है, कोई नाइट्रोजन कंटेंट भी ऐड हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक. तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें इस टाइप की रिंग है. तो दो तो देखो सीधे सीधे यही हो गए, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन. एक होता है हिस्टेडिन. ठीक है ना, हिस्टेडिन आपको बताया था बेसिक अमीनो एसिड के अंदर आता है. ठीक है, डायग्राम आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे एक वर्ड है सिस्टीन और एक सिस्टीन. ठीक है ना, सिस्टाइन भी बोल देते हैं देखो इसको. दिस वन इज सिस्टीन, दिस वन इज सिस्टाइन. ठीक है. तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और फॉर्मूला क्या है,
सल्फर कंटेनिंग होता है, यहाँ पे जो है सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप है, तो दिस वन इज सिस्टीन, ठीक है, CYSTEINE, सिस्टाइन। आगे बात समझिए, सिस्टीन भी बोल देते हैं नॉर्मली, लेकिन एक सिस्टाइन होता है, CYSTI, इसको सिस्टीन बोलेंगे, इसको सिस्टाइन बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ये क्या होता है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड डाइमर फॉर्म ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड, ठीक है, देखो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता, बट यहाँ पे दो सिस्टीन मिलकर एक सिस्टाइन बनाते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक सिस्टीन हो गया, ये दूसरा सिस्टीन हो गया, तो दोनों में डिफरेंस आ गया ना, ठीक है, तो वो तो सिंगल फॉर्म है, सिस्टीन सिंगल फॉर्म है, सिस्टाइन जो है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है जहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। इसके अलावा देखो बेटा, हॉपकिंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हॉपकिन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या मतलब होता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल का? एसेंशियल यानी कि जिसकी जरूरत है, ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है ना, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दैट्स व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, हमारी जो डाइट है उस डाइट में एसेंशियल अमीनो एसिड्स का होना जरूरी है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, इसीलिए एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, बेसिकली 7 आते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बेसिकली कितने आते हैं, 7 आते हैं। 7 में प्रोलीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, मिथोनिन, टायरोसिन और लाइसिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप इसका कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं जो आपको याद करने में आसानी दे, ठीक है। तो एटलीस्ट बाकी के जो बच रहे हैं वो नॉन एसेंशियल में आते हैं। नॉन एसेंशियल यानी कि बॉडी में उसको खाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्लियर, ठीक है। अब देखो ह्यूमन अडल्ट की बात की जाए तो ये 7 तो है ही, प्लस एक और है, ठीक है ना, टोटल 8 अमीनो एसिड टोटल 8 अमीनो एसिड एसेंशियल में आता है, एक्स्ट्रा कौन सा होता है, थ्रियोनिन, ठीक है। इसी तरीके से चिल्ड्रन की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, वहां पे क्या होता है, 2 मोर अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो not synthesized within the body, that's why they are required from the external source, that are arginine and histidine, clear। तो देखो अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की तो नॉन एसेंशियल एसेंशियल यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बात थी सारी की सारी अमीनो एसिड्स की। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट आर प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर भी नहीं एग्जैक्टली बोलेंगे तो हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। आगे बात समझ में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद प्रोटीन। नाउ देखिए बेटा, प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन का मतलब पहले बनने वाला, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रोटीन। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड, ठीक है। याद करो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड था आपस में, 2 कार्बोहाइड्रेट को मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, वहां कौन सा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और उसकी नोटेशन हमने देखी थी, किस टाइप की नोटेशन थी वो आपको याद होनी चाहिए, COC, ठीक है। बट यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इस तरीके से क्या आएगा आपका, अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। इन दोनों के बीच में जो है बॉन्ड बनता है, कंप्लीट बॉन्ड क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो ईच प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, यानी बहुत सारे क्या है अमीनो एसिड जुड़ते हैं और क्या बनता है आपका, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, हमने जब पॉलीमर्स पढ़े थे तो 2 टाइप के पढ़े थे, होमोपॉलीमर्स एंड हेट्रोपॉलीमर्स, क्लियर। होमो मतलब जहाँ पे सारी के सारी यूनिट्स क्या थी, सेम थी, है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आपने ऐसे पढ़ा था, इस तरीके से क्या है, कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं और अगर सारी के सारी यूनिट एक जैसे, ये वन ये भी मतलब कि A1 लगा लो, ए इस तरीके से सारी की सारी मोनोमेरिक यूनिट सेम है, तो उसको हमने नाम दिया था होमोपॉलीमर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोपॉलीमर की तो वहाँ पे ये जो यूनिट्स होती हैं
ये यूनिट्स एक जैसी आइडेंटिकल नहीं होती। आगे बात समझ में, कोई कैसी होगी, कोई कैसी होगी, कोई कैसी होगी, इस तरीके से। तो याद रखना प्रोटीन हमेशा क्या बनाता है, हेटेरोपॉलीमर होता है, कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होगा अगर उसकी सिंथेसिस हमने नहीं करवाई है। कहने का मतलब देखो होमोपॉलीमर नहीं बनेगा, ठीक है, पहली बात। जनरली कैसा होता है हेटेरोपॉलीमर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्या है अमीनो एसिड है, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली क्या है, हाँ ऐसा नहीं है कि बीच में हो सकता है यहाँ ए के बाद बी के बाद फिर से ए आ जाए, फिर यहाँ सी आ जाए, ऐसे करके वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि रिपीट होंगे, ठीक है, जो आपके अमीनो एसिड्स है वो रिपीट तो होंगे बट एक पैटर्न में रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे, रेंडमली अरेंज होते हैं, और यही अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर प्रोटीन की चेन को स्पेसिफिक बनाती है फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। आगे बात समझ, कोई भी ऐसे प्रोटीन नहीं है जो आपस में आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे हो और एक ही मतलब कि अलग अलग काम कर रहे हैं। एक भी अमीनो एसिड बदला, एक भी अमीनो एसिड, ठीक है, किसी भी कारण से, तो उस प्रोटीन की चेन का फंक्शन चेंज हो जाएगा। यही कारण है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे म्यूटेशंस के कारण डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायो में 12th क्लास में, तो वहाँ ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि क्यों जो है प्रोटीन के अंदर हम अमीनो एसिड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ इनका रोल है, और वहाँ से फिर क्या रोल है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप हायर लेवल में, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रोटीन और हेटेरोपॉलीमर। अब एक बार क्या हुआ, एग्जामिनर को बच्चों को क्या करता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन देता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया कि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर सारे के सारे जो रॉ मटेरियल लिया, मान लो सपोज करो उसने सारे के सारे रॉ मटेरियल ले लिया, प्रोलीन लिया, ठीक है। अब बता, मतलब सारा का सारा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल लिया सारा प्रोलीन लिया, प्रोलीन के अलावा कोई अमीनो एसिड ही नहीं लिया, और आप बताओ इससे जो प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे वो जो प्रोटीन बनाएगा आर्टिफिशियली, तो वो होमोपॉलीमर बनेगा या हेटेरोपॉलीमर बनेगा, आपके एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बेटा थोड़ा बहुत दिमाग आपको खुद को भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लिखवा दिया वही जो है एज इट इज याद करके चलेंगे, ठीक है। जब कह दिया कि रॉ मटेरियल में सिर्फ प्रोलीन है तो ऑब्वियसली जो चेन बनेगी उसमें सभी में प्रोलीन के अलावा कुछ जुड़ ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं जुड़ने के लिए, उस केस में ये होमोपॉलीमर बनेगा। आगे बात समझ में। तो जनरली ये हेटेरोपॉलीमर होते हैं बट होमोपॉलीमर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं लैब के, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है तो आप देख लेना। अब एक बार देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है। मान लो ये आपका एक अमीनो एसिड है, ये हाइड्रोजन, ये COOH हो गया, और ये हो गया आपका NH2 ग्रुप, ठीक है, और ये हो गया R1 ले लिया, कोई भी अमीनो एसिड ले लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो, जो हमने पीछे 20 बेसिक अमीनो एसिड का, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई दूसरा अमीनो एसिड ले लेते हैं, मान लो ये COOH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका NH2 ग्रुप। NH2 को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए ताकि चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। और ये हो गया आपका R2, ये एक अमीनो एसिड है, ये कोई दूसरा अमीनो एसिड। तो देखो होगा क्या होगा, यहाँ से OH और इसका एक H क्या हो जाएगा, बाहर लीजिएगा, और -H2, ठीक है, -H2O, और हमारे पास क्या हो जाएगा अल्टीमेटली क्या बनेगा, अपने इसको हटा के और बॉन्ड बना के दिखा दें, तो -H2O किया आपने, ठीक है। ये C++ONH, थोड़ा दूर लिख दिया मैंने गलती से, ये तो ये जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, यहाँ से ये, ठीक है, और इसका एक अमीनो एसिड का तो क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे अमीनो एसिड का क्या अटैच होता है अमीनो ग्रुप का अमीन ग्रुप, अमीनो नहीं अमीन ग्रुप, ठीक है ना। और ये मिलकर क्या बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये रेड कलर से जो शो किया है दिस वन इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, और आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखो मान लो इस तरीके से बहुत सारी क्या बना दी आपने, बहुत सारी जो है पेप्टाइड चेन आपकी बहुत लंबी बना दी, और अल्टीमेटली जो लास्ट में आपका अमीनो एसिड आया
वो कुछ इस तरीके से आया। लास्ट का जो अमीनो एसिड आया वो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो देखो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के मतलब कि ये क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बना दे, ठीक है ना। तो प्रोटीन को आप पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलोगे, क्या बोलोगे, पॉलीपेप्टाइड्स बोलोगे। और एक प्रोटीन में सिंगल अमीनो एसिड को रेसिड्यू बोला जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसकी पेप्टाइड बॉन्ड की, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई आपकी, तो इसके दो एंड है। ठीक है, जो आगे वाला एंड है इसको बोलते हैं एंड टर्मिनल। क्या बोलोगे इसको, एंड टर्मिनल। ठीक है, और जो पीछे वाला एंड है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। ऐसा क्यों, देखो देख के आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड का हमेशा अमीनो ग्रुप एक्सपोज रहेगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोला, एंड टर्मिनल। एन से अमीनो आया, ठीक है, नाइट्रोजन से अमीनो आया। और जो लास्ट अमीनो एसिड हो किसी भी चेन का, कैसे भी चेन हो, कितनी भी लंबी हो, किसी भी टाइप की, उसका जो लास्ट पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा। तो कार्बोक्सिल का सी आया इसलिए सी टर्मिनल। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या होती है, एक एंड टर्मिनल होता है जो आगे वाला एंड होगा, और पीछे वाला एंड क्या कहलाएगा, सी टर्मिनल कहलाएगा। और क्यों कहलाएगा वो भी आपको बता दें। क्लियर। अब देखो एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो हमें कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ कुछ ऐसे प्रोटीन बताए गए हैं, हालांकि हम डिटेल करेंगे आगे, डिटेल से सारा पढ़ेंगे, बट फिर भी एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो टेबल दी है वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, बाद में यूँ देखता है कि पेपर कहाँ से आया, पता नहीं कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं, पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आया। तो देखो कोलेजन की बात की जाए, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, हमारे एनिमल वर्ल्ड में मतलब कि आप जितने भी एनिमल्स की बात करें, ठीक है, उसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हो गए। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर कोई है तो वो कौन सा होता है, कोलेजन। और कोलेजन प्रोटीन होता कहाँ पे है, इट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब सेल्स के बीच में जस्ट एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो उनको जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, ट्राई हेलिकल मॉडल होता है इसका, वो हम आगे करेंगे। उसके बाद ट्रिप्सिन आप पढ़कर आए हो 10th क्लास में, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसुलिन की, आपने पढ़ा है, एक हार्मोन है, ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, लोअर करता है। ठीक है, एंटीबॉडी भी क्या होते हैं, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे। तो वो जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती है, एंटीबॉडीज। ठीक है, इसका डिटेल हम 12th क्लास में करेंगे। इसके अलावा ग्लूट4 क्या है बेटा, यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था एम्स के अंदर, एम्स में नहीं, सॉरी नीट में आया था क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी आया था कि ग्लूट4 रिसेप्टर का क्या काम होता है। ठीक है, ग्लूट4 जो रिसेप्टर नहीं कहेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहेंगे। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। बहुत सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है ना, और जनरली ग्लूट4 जो है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, लगभग जहाँ जहाँ ग्लूकोज की जरूरत है सेल में वहाँ ग्लूट4 होता है। वैसे ग्लूट जो है कई टाइप का होता है, ग्लूट वाला जो प्रोटीन है वो कई जगह पे होता है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर ग्लूट3 मिलेगा, इंटेस्टाइन के वॉल पे ग्लूट5 मिलेगा। ठीक है ना, लीवर के सेल्स में ग्लूट2 मिलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ग्लूट प्रोटीन। काम सभी का एक है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाना, बट यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तो करा है, बट अलग अलग ऑर्गेनल्स में अलग अलग टाइप्स हैं इसकी। आपको टाइप्स याद नहीं करनी है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूट4 जो है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है सिर्फ। ठीक है ना, आगे बात समझ में। इसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स दिए हुए हैं, मैंने नहीं लिखा, आप एक बार चेक कर लेना आपकी टेबल। रिसेप्टर्स दिए हुए हैं, स्मेल रिसेप्टर हो गए, टेस्ट रिसेप्टर हो गए। ठीक है, वो रिसेप्टर भी क्या है, और रिसेप्टर्स आर प्रोटीन। ठीक है, जनरली प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये टेबल अच्छे से कर लेनी है। क्लियर। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, और उसकी फोल्डिंग्स कैसे हैं, अभी बात समझ में, उसकी फोल्डिंग्स किस तरीके से हैं, कितने लेवल पे वो अलग अलग तरीके से फोल्ड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, लेवल ऑफ फोल्डिंग कहेंगे।
ठीक है। तो देखो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें किस तरीके से प्रोटीन ऑर्गेनाइज होता है, तो जस्ट आप ये मान के चलिए पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कैसा है, मान लो ये सिंगल एक प्रोटीन हो गया, ठीक है, और यही प्रोटीन जब थोड़ा सा क्या हो गया, ऐसे थोड़ा सा फोल्ड हो गया, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और जब ये बिल्कुल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फोल्डिंग शो कर दे तो ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया। और अल्टीमेटली जब इसमें भी क्या होना स्टार्ट हो जाए, कॉइलिंग हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्या हो जाए, ऐसे कॉइलिंग हो जाए। हो सकता है एक से ज्यादा, जनरली क्या होता है जैसे ये तो एक चेन है, ठीक है, ऐसी कोई और चेन हो, मान लो कुछ इस तरीके की चेन हो, ठीक है, कोई और इस तरीके रेड कलर की चेन हो और वो भी इसके साथ ऐसे इंटरमिंगल फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई एक प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोटीन की चेन है अलग अलग टाइप की। तो उस स्ट्रक्चर को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में। तो देखो ये जस्ट क्या है, किस फॉर्म में है, जस्ट सीधा सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद उसकी कॉइलिंग हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा फिर और ज्यादा कॉइलिंग हो गई, 3 डायमेंशनल स्टेज बन गई टर्शरी स्ट्रक्चर, और अल्टीमेटली क्या बन गया, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ इंटरमिंगल हो गया और जो 3D स्ट्रक्चर बना रही है उसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद करना है। तो देखो बेटा पहले क्या है, प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी का मतलब पहला बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है जिसमें अमीनो एसिड का लीनियर अरेंजमेंट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। इट इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें यहाँ पे लीनियर और ऐड करें, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसके अलावा देखो जनरली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे आपको, पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि लीनियर चेन बनाने में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन सा बॉन्ड किसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो मेंटेन बाय पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, तो ये क्या होता है, व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइलिंग होती है, ठीक है, इनटू अ रेगुलर स्पाइरल स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं अल्फा हेलिकल फॉर्म। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की भी 2 टाइप है, या तो वो ऐसे अल्फा हेलिकल फॉर्म में अटैच हो, मतलब इस तरीके से स्पाइरल बना रहा है, तो स्पाइरल बनाता है तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म कहलाती है। और वहीं पे अगर ये इस तरीके से ऐसे करके आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चेन कुछ ऐसे जुड़ी हुई है, तो वो बीटा प्लीटेड आता है। बीटा प्लीटेड हम नेक्स्ट करेंगे अभी। तो देखो फिलहाल हम बात करते हैं इसकी अल्फा हेलिकल फॉर्म। आपने सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं कि अल्फा हेलिकल फॉर्म में होता है, कैसी भी फॉर्म हो, अल्फा हेलिक्स फॉर्म हो या बीटा प्लीटेड फॉर्म हो, दोनों के अंदर जो मेन बॉन्ड होता है दैट इज स्टेबलाइजिंग बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही होता है क्योंकि लीनियर चेन तो बन ही रही है, बट उसके साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको देखने के लिए मिले, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, केराटिन प्रोटीन, आपके हेयर्स में आपके नेल्स में जो प्रोटीन है दैट इज केराटिन प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, एपिडर्मल प्रोटीन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से चीजें याद करना। आगे बात समझ में, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है, देखो अभी तक हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा, दिस इज अल्फा हेलिक्स, ये रेड कलर से एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मान लो जैसे इस तरीके से क्या है, C डबल बॉन्ड O आ रहा है, हो सकता है इस तरीके से जब ये टर्न ले, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है उसका क्या आ रहा हो, NH आ रहा हो, और उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, ठीक है, विद द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द अमीन ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड, ठीक है। पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये क्या है, अल्फा हेलिकल मॉडल है किसका, पर्टिकुलर प्रोटीन का, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर की, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा जिसका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है।
दिस वन इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड में क्या है, बहुत सारी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है और उनके बीच में क्या है, ऐसे इस तरीके से क्या है, जो है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और इस बिल्कुल शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, बीटा प्लेटेड शीट कहेंगे। व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन गेट इंटरकनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मिंग अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर का, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क, ठीक है ना। एग्जाम्पल में यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल लोगे, इसका एग्जाम्पल लोगे दैट इज फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क। आगे बात समझ में। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज थर्ड वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड वन क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो टर्शरी में हम क्या होगा कि इसमें फोल्डिंग्स होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, देखो मान लो ये तो पॉलीपेप्टाइड चेन है कुछ इस तरीके से। अब क्या है कि यहाँ पे बीच बीच में हाइड्रोफोबिक ऐसे पर्टिकुलर अमीनो एसिड हैं जो जिनके अंदर ऐसे ग्रुप है जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। और वो आपस में हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है वो अपने आप को अंदर की तरफ क्या कर लेता है, ले आता है, और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है अमीनो एसिड्स का वो बाहर की तरफ हो जाता है, ठीक है। और ये इस तरीके से कॉइल हो जाता है, ऐसे कॉइल हो जाएगा। ध्यान रखना अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ कौन से आएंगे, जनरली हाइड्रोफोबिक पार्ट, और बाहर की तरफ जो एक्सपोज होंगे अमीनो एसिड्स का पार्ट वो कौन सा होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि टर्शरी स्ट्रक्चर बनने का मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन क्या है कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस को क्या करने के लिए, एक्सपोजर से बचाने के लिए। दो कॉइल्स एंड फोल्ड्स ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर सो अरेंज्ड एज टू हाइड नॉन पोलर अमीनो एसिड साइड चेन्स एंड एक्सपोज द पोलर साइड चेन्स, ठीक है। क्या कहा मैंने, नॉन पोलर साइड चेन्स को, साइड चेन्स जितनी भी होती हैं उनको तो क्या करना है, हाइड करना है, ठीक है ना। और जो पोलर पार्ट है, पोलर साइड चेन्स है, ठीक है, वो क्या होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है, इसलिए एक्सपोज हो जाती है, आउटर साइड पे होती है। और इस तरीके से फोल्डिंग बनती है ताकि अंदर जो है हाइड्रोफोबिक हिस्सा आ जाए और बाहर क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट आ जाए, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, 3D स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा और बेसिकली जो है स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, रॉड शेप भी हो सकता है या कोई और फॉर्म भी हो सकती है, तो इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहेंगे। अच्छा एक चीज बताना भूल गई थी, जनरली पेपर में आ जाता है, कॉलेजन जो है, कॉलेजन अल्फा हेलिकल फॉर्म शो करता है लेकिन वो ट्रिपल हेलिकल होता है। ट्रिपल हेलिकल मतलब ये एक हेलिकल है, एक मॉलिक्यूल है जो स्पाइरल की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, कॉलेजन के अंदर ये एक हेलिक्स, ठीक है, ये दूसरा हेलिक्स और ये तीसरा हेलिक्स। आगे बात समझ में, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वैसे आपसे कोई पूछ ले कि कॉलेजन किस टाइप का प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन वैसे इसके अंदर जो है ट्रिपल हेलिक्स है, 3 हेलिक्स पर। केवल एक ही एग्जाम्पल है ट्रिपल हेलिक्स का। और डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, रामाचंद्रन जी ने इसकी जो है डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी के बारे में आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ जब हमने बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया, ठीक है ना। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर इंडियन साइंटिस्ट थे जी एन रामाकृष्णन, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। आगे बात समझ में, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक
इंटरेक्शन, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक भी होंगी और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होगा। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस भी मिलेंगे, प्लस यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ जो है अट्रैक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन आता है कि जो है कौन कौन से ऐसे फोर्सेस होते हैं या कौन कौन से आपके जो है पर्टिकुलर बॉन्डिंग्स होती है जो बेसिकली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, सारे टाइप के होते हैं वैन डर वाल्स। प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड, सेकेंडरी में सिर्फ हाइड्रोजन एंड पेप्टाइड, टर्शरी में ये सारे आ जाएंगे। अब बात करते हैं क्वाaternary की। अच्छा, ध्यान रखना जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर में बेसिकली इट इज अफेक्टेड बाय पीएच, चेंज इन पीएच, चेंज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो इंट्रैक्शंस है ये वीक होने लगते हैं और ये मॉलिक्यूल खुलने स्टार्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? तो पीएच में चेंज करने से, या मतलब पीएच में आप चेंज कर रहे हो तो आपका आयनिक बॉन्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है, या आपके जो इंट्रैक्शंस है हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, उन पे इफेक्ट होता है। टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया या बहुत कम कर दिया तो इसका भी इफेक्ट होता है। तो जनरली जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? टूट जाता है और अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब तक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, जब तक कोई प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में नहीं है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जनरली वो अपना फंक्शन क्या नहीं कर पाता है, तो फंक्शनल जो स्पेसिफिसिटी है, प्रोटीन की जो एक्टिविटी है, ठीक है ना, बेसिकली वो कैसी होती है, कुछ एक प्रोटीन्स की, सभी की नहीं कह रहे, जैसे अभी कोलेजन हो गया, ये तो इसी फॉर्म में रहे हैं, बट मोस्टली प्रोटीन क्या है, जब तक टर्शरी स्ट्रक्चर में नहीं आएंगे तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन हो गए, ग्लोबुलर प्रोटीन जितने भी होते हैं, बट इससे भी ज्यादा कॉइलिंग आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। क्वाaternary में क्या होता है? जो ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स? पहले इनको समझते हैं। देखो, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर, फोर्थ वन इज योर क्वाaternary प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया मैंने कि देखो यहाँ बेसिकली क्या होते हैं? ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स, ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं। ऑलिगोमेरिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ पेप्टाइड, एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन क्या करती है जब प्रोटीन बना रही है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इनके अंदर जो है हर पर्टिकुलर प्रोटीन का, हर पॉलीपेप्टाइड चेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्शरी भी होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इनका अपना एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर तो होता ही है, ठीक है। प्लस जो है ये एक तरीके से क्या हो जाता है? सेवरल चेन्स टुगेदर फिट इन अ कॉमन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म अ क्वाaternary स्ट्रक्चर। जैसे मान लो आपके पास अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। आगे बात समझ में, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। देखो ये मैंने एक अल्फा चेन बना दी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको 1 लिख लेते हैं। ये हमने बना दी कोई दूसरी चेन, ठीक है, इसको भी अल्फा कर दिया, इसको भी अल्फा कर दिया, और इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? 2 बीटा चेन भी देखने को मिलेगी। ये एक बीटा चेन हो गई, ये दूसरी बीटा चेन। आगे बात समझ में। अब जो प्रोटीन बना है ये क्या है? क्वाaternary स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें हर अल्फा चेन का अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है, ठीक है। हर बीटा चेन का अपना अल्फा प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है और टर्शरी स्ट्रक्चर भी है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके के जो प्रोटीन होता है उनको क्या बोलते हैं हम? क्वाaternary स्ट्रक्चर बोलते हैं। जनरली जो प्रोटीन्स फंक्शनल है, बेसिकली जो एंजाइम्स की फॉर्म में है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं? आपके क्वाaternary फॉर्म में होते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन का कर सकते हो, एक एग्जाम्पल आप मायोग्लोबिन का कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को, ठीक है ना, रूबिस्को के अंदर भी क्या होता है? वहाँ पे 2 यहाँ पे क्या होता है? L8 और H8, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है,
16 चेन होती है, 8 छोटी होती है, 8 बड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। तो ये क्या है, सारे के सारे क्वाटरनरी प्रोटीन, आगे बात समझ में, ठीक है। अब अगर हम इसको हीट करें तो ये क्या करेगा, वही लूजिंग होगी और इसकी फंक्शनल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलोगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन क्या करे, अपना क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को लूज करके प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पीएच चेंज, टेम्परेचर चेंज एक्सेट्रा, तो उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। आगे हम करेंगे इसको, ठीक है। उस केस में डीनेचर्ड प्रोटीन जो होता है इनएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें चीज की, चीज जो आप खाते हो, ठीक है, वो डीनेचर्ड प्रोटीन है। इसका डीनेचर्ड केसिन प्रोटीन मिल्क में होता है, जो हीट करने से क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है ना, और वो चीज में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है, डीनेचुरेशन, डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होता है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन। वहीं पे अगर आपने जो चेंज किया था उसको अपोजिट कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया था, अब अगर नॉर्मल कर दिया तो वापस से वो इंटरेक्शंस बन जाती है, वापस से क्या हो जाता है, प्रोटीन फंक्शनल हो जाता है। तो टेम्परेचर का कहीं ना कहीं क्या है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर का, पीएच चेंज का इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ध्यान रखना, मतलब क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन वाला पार्ट कल खत्म हो जाएगा, साथ ही एक असाइनमेंट आपको साथ में दे देंगे। तो देखो, मैं टॉपिक टू टॉपिक दे रही हूँ जो लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो मुझे सॉल्व करके दे रहे हैं। अब मैं उसको जो है कंप्लीट ग्रुप में नहीं डालूंगी, जो बच्चे सॉल्व करके दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को जो है नेक्स्ट पर्टिकुलर जो है मिलेगा आपका डिटेल्स, ठीक है। आगे बात समझ में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।